हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपरविज़न और इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सुपरविज़न क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिसोर्सेस को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, और जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है या रॉ मटेरियल, सभी के एफर्ट्स को हम एक राइट डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं, तभी जा कर के हम एक अपने ऑब्जेक्टिव को रीच कर पाएंगे या अपने ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच पाएंगे। सुपरविजन में हम क्या करते हैं? ओवरसीइंग करते हैं, यानी चीज़ों को देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ें हमने सोच रखी है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा गोल है, हम उस तक रीच नहीं कर पाए या उस तक हम पहुंच नहीं पाए। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को सुपरवाइज करें। एक एक चीज़ों को अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा कि कहाँ पर हमें कितना और एफर्ट लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है। सुपरविज़न तो यही बताता है कि सारे एफर्ट्स को आप उस डायरेक्शन में गाइड करो जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर सकते हो। तो हमें एक एक चीज़ को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। देन ओनली हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ पर पहुँचना है और कौन से डायरेक्शन से जाना है। ओके, हम लोग लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था। ओके, सुपरविज़न के जो इम्पोर्टेंस हैं या इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न में हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। ओके, द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर इनकरेज द एम्प्लॉयज एंड वर्कर टू मोर डिसिप्लिन इन द एक्टिविटी। ओके, अगर हमारा जो सुपरविजन है, जो हमारा सुपरवाइजर है, अगर वो स्ट्रिक्ट है, अगर वो स्ट्रिक्ट है और चीज़ों को वो टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, जिसके चलते जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होंगे? डिसिप्लिन मैनर में काम करेंगे। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो उनको डिसिप्लिन मैनर में कैसे यूज़ करता है। रिसोर्सेज तो सभी के पास होते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे यूज़ करना है या कौन से रिसोर्सेज के बाद हमें किस रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम डिसिप्लिन मैनर में काम करेंगे। अगर हमारा सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट नहीं होगा, अगर वो हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉय या वर्कर्स को, तो उसके एम्प्लॉय जो हैं वो राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। तो राइट डायरेक्शन में काम करने के लिए सुपरवाइज़र को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक टीचर उनको पढ़ाने वाला है, जब वो क्लास में इंटर करता है तो उसकी पर्सनैलिटी से बच्चे कितने इन्फ्लुएंस होते हैं। सेकंड इज कि वो बच्चों को कैसे कंट्रोल करता है, वो स्टूडेंट को कैसे डिसिप्लिन में रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के साथ थोड़ा फ्रैंक हो जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट टीचर जाता है, दोनों ही टीचर का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, दोनों अपने साइड से 100% दे रहे हैं। बट द थिंग इज, अगर हम किसी से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं या उससे ज़्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं तो कभी कभी वो हमारी बातें अनसुना कर देता है। लेकिन अगर हम लोग एक टीचर हैं और टीचर ही की तरह बिहेव करेंगे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा अगर हम लोग स्ट्रिक्ट होते हैं तो क्लास जो है पूरा डिसिप्लिन मैनर में रहता है और बच्चे भी अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार हमारा सुपरवाइज़र जो है, अगर वो थोड़ा सा डिसिप्लिन होगा तभी वो पूरे वर्कर्स को अच्छे से काम के लिए इनकरेज कर पाएगा। ओके, encourage the employees and worker to more discipline
और ये नहीं है कि मेरे अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हम उनको डांटने लगेंगे, हम उनको बार बार ह्यूमिलेट करेंगे, या उनके हम लोग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके फिर उनसे इश्यूज पर लड़ाई करेंगे या फिर डिस्प्यूट्स हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उन पे जाकर के चढ़ जाए और आप उनके प्रॉब्लम्स को सुनो नहीं, या उनके साथ कौन कौन से इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हैं उनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी देखेंगे और उस एम्प्लॉयज़ के साथ जो प्रॉब्लम्स है हम उसको भी टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। Under guidance of superior, the worker follow a fixed and strict timetable and execute the plans in right direction. ओके हमारे जो सुपीरियर होते हैं उनका काम क्या है, उनका ये काम है जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो उसको एज इट इज़ फॉलो करवाए। जितने हमारे प्लानिंग से, जितने हमारे रूल्स रेगुलेशन टर्म्स है, उन सारी चीज़ों को फॉलो अप करवाना ये सुपीरियर का काम है। बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पे जाकर के सबऑर्डिनेट से या वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके इश्यूज़ को सुनता है और एट द सेम टाइम वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। वर्कर फॉलो अ फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। अगर हमारे वर्कर जो टाइम टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करवाया है या जिस टाइम टेबल के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उस टाइम टेबल को अगर एम्प्लॉइज या वर्कर्स फॉलो नहीं करेंगे, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम टाइम पर कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ को अगर हमें कंप्लीट करना है या बहुत सारे एक्टिविटीज़ को हमें सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलना है, या बहुत सारा हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हमें अचीव करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के टाइम टेबल पर ध्यान दें। ओके, वहाँ का जो टाइम टेबल है अगर हमारे एम्प्लॉय उस अनुसार नहीं चलेंगे तो एक के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं फिर वो वही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड एग्जीक्यूट द प्लान इन राइट डायरेक्शन। तो सुपरवाइजर सुपीरियर का काम होता है कि वो टाइम टेबल के अनुसार काम करवाए और खुद भी करे, और जो एग्जीक्यूट किया गया है, जो प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको वो राइट डायरेक्शन में लेकर के जाए। ओके, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना ये काफ़ी नहीं होता है, प्लान को राइट डायरेक्शन में लेकर के जाना या राइट डायरेक्शन में उसको मूव ऑन करना ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकता है डिले हो जाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे अगर हम राइट डायरेक्शन में लेकर के नहीं जा रहे हैं। हमने रिसोर्सेज का यूज़ करना भी है, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी पूरा करना है। अगर हम राइट डायरेक्शन में उन एक्टिविटीज़ को लेकर के जाते हैं या राइट डायरेक्शन में हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तभी जाकर के हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन वे में रूल या रन करवा पाएंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। ओके, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को टाइम पर नहीं कर पाएंगे और राइट डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, फीडबैक। द सुपरवाइजर आर डायरेक्टली डीलिंग विथ द सबऑर्डिनेट्स। जो हमारा सुपरवाइजर है वो किसके साथ डायरेक्टली डील करता है? तो सबऑर्डिनेट्स के साथ करता है। ओके, एज अ रिजल्ट फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस। फीडबैक अगर हम लेते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साबित होता है। ओके, फीडबैक से हमें हमारे एम्प्लॉयज़ का सजेशन पता चलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें पता चलता है। अगर उनके पास कोई आइडिया है तो उन आइडियाज़ को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे,
बातचीत नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, वो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो क्या वो खुश हैं या नहीं है। अगर एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, लेकिन वो फीलिंग के साथ काम नहीं कर रहा है या वो खुद का ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम नहीं कर रहा है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लैग करते चले जाएंगे। तो अगर हम एम्प्लॉय के फीडबैक लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि उनके सजेशंस क्या हैं, ग्रीवेंसेस वो कौन कौन से प्रोवाइड करवाते हैं। कीपिंग कमिंग टू द मैनेजमेंट, इट इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट डिसीजन एंड रिसीव ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जहाँ पर काम करते हैं तो उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनके बोलने का तरीका अलग होता है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट लोकेलिटी से आते हैं। अगर हम सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह काम करवाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करें। हमारा सुपीरियर जो है या सुपरवाइज़र जो है वो उनसे कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करने के साथ वो दो चीज़ों को फाइंड आउट करता है। एक, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ द कॉमन इंटरेस्ट, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ है जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। वो सुपरवाइज़र जानने की प्रयास करता है कि दोनों के बीच में वो एम्प्लॉय कहाँ है, वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोच कर काम करता है तो वो कहीं ना कहीं उस काम में 100% नहीं दे पाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारे ही काम के लिए 100% दे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम उसकी पर्सनल इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम पूरा करें। देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन एंड रिसीव द प्लान्स ऑफ पॉलिसीज। जब हम अपने एम्प्लॉयज से बात करते हैं, जब हम उनसे सजेशंस मांगते हैं, फीडबैक मांगते हैं, तब वो बहुत अच्छी बातें सुपरवाइज़र को बताती हैं, जो सुपरवाइज़र जाकर के मैनेजमेंट को बताता है कि देखो, जब कोई काम करता है तो वो वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करता है। जब हम किसी ग्राउंड लेवल पे कोई काम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो केवल एक जगह बैठा हुआ है और चीज़ों को देख रहा है, वो उस एक्सपीरियंस से गो थ्रू नहीं होगा जब वो जहाँ पर दूसरा व्यक्ति उस एक्सपीरियंस से गो थ्रू हो रहा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब जो चेयर पे बैठ करके केवल सुपरवाइज कर रहा है और वो व्यक्ति जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, अगर दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें उनके इंटरैक्शन के कारण या जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो हमें एक बेस्ट प्लान मिल पाए या हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग चेयर पे बैठे हैं या जो लोग एसी में बैठ करके काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो लोग कम इंटेलेक्चुअल होते हैं। कहने की बात ये है कि हर इंसान और हर इंडिविजुअल अपने लेवल से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करता है। अगर हम किसी को नेग्लेक्ट करते हैं या उसको हम अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं तो हम केवल उसको नहीं करते हैं, शायद उसके द्वारा जो मिलने वाला हमें सजेशन है, उसके द्वारा जो मिलने वाला हमें सॉल्यूशन है, वो भी कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि हमारे जो छोटे होते हैं वो कभी कभी हमें ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं जो केवल हम सोच भी नहीं सकते। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा जहां पर उसके सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजर, मैनेजर, टॉप लेवल मिलकर के काम करते होंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट कमाएगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंप्रूव मोटिवेशन। A supervisor with goal leadership qualities can build up a high moral among workers। अगर हमारा
सुपरवाइजर जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ओके, उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। सुपरवाइजर के अंदर अगर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तभी तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, तभी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को मोटिवेट कर पाएगा। उनका जो करेज है, उनके अंदर जो मोरल है या जो काम करने की क्षमता है, जो डिज़ायर है, उसको वो और बिल्डअप करेगा, उसको और वो इन्फ्लुएंस करेगा और इनकरेज करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करके राइट डायरेक्शन में उनके एफर्ट्स को लेकर के चलेगा। ओके, हाई मोरल अमंग वर्कर्स to improve the motivation level of the employees while guiding the employee, the supervisor encourage the subordinates to perform their best capacities। ओके, अगर हमारा सुपरवाइजर उसे मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, टाइम टू टाइम उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, तभी हमारे एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो उनकी कैपेसिटी है। हर इंडिविजुअल का एक अपना कैपेसिटी होता है, उसके अंदर जो एबिलिटी होता है वो उसी एबिलिटी के अनुसार अपने काम को परफॉर्म करता है। अगर हम बहुत सारे परफॉर्मेंस को अगर मैच करने लगे तो हमें सिमिलर परफॉर्मेंस बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होता है, हर इंसान के अंदर थोड़ा सा वो इनोवेटिव सोचता है जिसके अंदर वो सेम काम को थोड़ा वेरिएशन के साथ करता है। अगर हम 4 लोगों को सेम काम करने के लिए देंगे तो हम उसी सेम काम को 4 व्यक्ति के द्वारा जब वो हमें परफॉर्म करके देंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देख पाएंगे या कुछ ना कुछ हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का, बोलने का, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, वो उसी के अनुसार उस काम को पूरा करते हैं। ओके, अगर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उनको उनकी जो मोरल वैल्यूज़ है उन्हें हम इनकरेज करते हैं, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाएंगे। The 7th point we have is optimum utilization of resources. All the activities are under the observation of supervisor. जितने भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है या जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा, वो सारा कुछ एब्जॉर्वेशन के अंदर होता है। उसे कौन एब्जॉर्व करता है, कौन उसे सुपरवाइज करता है? तो हमारा सुपरवाइजर करता है। ओके, सुपरवाइजर जो है वो उन सारी एक्टिविटीज को देखता है, ओवरसी करता है, तब जाकर के नो लेस वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इज पॉसिबल। ओके, हमारा सुपरवाइजर जो है वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को सुपरवाइज करता रहता है और ये भी वो इंश्योर करता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेस का हम कम वेस्टेज करें एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, अगर वो पॉसिबल हो तो। और ऐसा करना भी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने कॉस्ट को इंक्रीज करते चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, हमारा जो लागत है वो कम से कम हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम तब कर पाएंगे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हम उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको कितना रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए, इस प्लान के अनुसार आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, आप कितना रॉ मटेरियल यूज़ करके कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं या किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारा सुपरवाइज़र है वो उन सारी चीज़ों को क्या करता है, देखता है, ओवरसी करता है, जज करता है, गाइड करता है, एम्प्लॉय को इनकरेज करता है। तभी एक एम्प्लॉय जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझते हैं और वहाँ जितने रिसोर्सेज हैं वो उन्हें वैसा समझ के यूज़ करते जैसे मैं अपना ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ।
ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, जब हम अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। अगर हमारा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर हमने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? एक तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज करेगा और हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ये बिजनेस के लिए सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाएगा। अगर हमें फ्यूचर में बिजनेस को ग्रो करना है वो तभी पॉसिबल होगा जब हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो उस प्रॉफिट का हिस्सा हम बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही लगाएंगे। हो सकता है जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो हम प्रॉफिट तभी कमाएंगे जब हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर हम रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह जाएंगे और हम बहुत सारा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट वी हैव इज मोटिवेशन। इससे पहले हम लोगों ने सुपरविजन डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स, जो हमारा सेकंड एलिमेंट्स है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। उनके अंदर जितनी भी काबिलियत है हम उनको इनकरेज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। ओके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को हमें पूरा करना है। तो हम अकेले तो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हैं तो हमें मिडिल लेवल पे भी कोई चाहिए। अगर मिडिल लेवल पे कोई है तो हमें लोअर लेवल पे चाहिए, जैसे हमारे सुपरवाइजर है या हमारे सबऑर्डिनेट्स है जिनको हम एम्प्लॉयज़ या वर्कर बोलते हैं। तो इनके कारण ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इंस्पायर होंगे हमसे। तो वो इंस्पायर कैसे होंगे? हम उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन एक वो तरीका है जिस कारण हम अपने एम्प्लॉय के स्किल को अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने एम्प्लॉय के नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटी को, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हो। तभी जाकर के हम अपने डिजायर्ड गोल तक रीच कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव और गोल तक रीच करें तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश हैं। और अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम इंस्पायर करेंगे, टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। ओके, 3 कीज टर्म, यहां पर 3 की है या 3 टर्म है जिसको हम इस मोटिवेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। पहला हमारा है मोटिव। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज मोटिव, देन मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। ये 3 वर्ड हैं, तीनों को हम मोटिवेशन के अंदर ही डील करेंगे और इनसे मोटिवेशन या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज मोटिव, इनर स्टेट दैट एनर्जीज एक्टिव एंड डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड्स गोल। हमारा जो अंदर का जो एनर्जी है, जो हमारा डिजायर्ड है या जो हमारे पास जो पावर है, इनर पावर, उसको हम कैसे अपनी गोल की ओर लगा सकते हैं। जो हमारा एक मोटिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को लगाएंगे। हमारे पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो एनर्जी है और जो हमारा बिहेवियर होगा वो भी कैसा होगा? उसी गोल तक रीच करने के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा गोल है, हमें यहां तक रीच करना है और अभी हम यहां हैं। तो हमारे पास जितनी एनर्जी है, हमारा बिहेवियर भी वैसा होगा,
हमारा नॉलेज भी वैसा ही होगा, तभी तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच कर पाएंगे। तो एक मोटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उस डायरेक्शन में सारी एनर्जी और एफर्ट्स को लगा पाएंगे। अगर हमारे पास कोई मोटिव ही नहीं है और हम यूं ही काम कर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो तो हमारे पास एक गोल होना अनिवार्य है। Arises out of unsatisfied need and causes of restlessness. Okay. The next point we have is motivation. Process of stimulating people to action to accomplish desired goal. ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो डिजायर्ड गोल या डिजायर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। ओके। Next we have is motivators. Techniques used to motivate people. अगर हम मोटिवेटर की बात करें तो केवल एक व्यक्ति ही मोटिवेटर नहीं हो सकता है। जैसे जो यहाँ पर हमारा सुपरवाइजर है वो क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। जो उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम बोलकर इनकरेज करता है। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन दूसरा टेक्निक्स क्या है कि हम अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे होंगे या हम अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दे, तो ये भी टेक्निक्स है कि जिस कारण वो मोटिवेट होंगे। एक एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस 100% दे रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो ऑर्गेनाइजेशन भी जानता है कि ये मेरा बेस्ट एम्प्लॉय है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% परफॉर्मेंस देता है। केवल अगर हम बोलते जाएं कि ये मेरा बेस्ट एम्प्लॉय है, ये मेरा बेस्ट एम्प्लॉय है, तो 1 से 2 बार वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम बार बार केवल बोल रहे हैं तो वो इनकरेज होगा, लेकिन वो टाइम के बाद कहीं ना कहीं डाउनफॉल की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर हम बोल भी रहे हैं, साथ में उसको बोनस भी दे रहे हैं, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। अगर हम बोनस भी दे रहे हैं तो हमने उसका कभी प्रमोशन कर दिया, जहां पर उसको अपॉइंट किया गया था उसको हमने प्रमोट कर दिया। वो C लेवल पे काम कर रहा था, हमने उसको B लेवल पे कर दिया। तो अगर हम उसको प्रमोशन देंगे तो वो और एनर्जी के साथ काम करेगा और वो 100% परफॉर्मेंस अपना देगा, क्योंकि उसने देखा कि जब हमने एक काम किया तो बॉस के द्वारा हमें अप्रिसिएशन मिला, बॉस ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। देन आफ्टर दैट बॉस के अप्रिसिएशन के बाद उसको बोनस भी मिल गया। बॉस ने जब बोनस दिया तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पे उसका प्रमोशन भी हो गया। तो इस कारण क्या होता है कि वो एम्प्लॉय और अपना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करता है। तो ये 3 वर्ड है, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर, जिसमें हमने देखा कि एक मोटिव होना चाहिए, हमें मोटिवेशन के साथ काम करना चाहिए, और मोटिवेटर्स जो होता है वो टाइम टू टाइम हमें इनकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लंबे समय तक खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे तो हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा बॉडी है वो धीरे धीरे करके वीक हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। शायद हम बहुत सारे काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगर हमें टाइमली खाना मिले और हम पानी भी अच्छे से पी रहे हैं तो हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो ये बॉडी को मोटिवेट कर रहा है दूसरे काम को करने के लिए। ओके, अगर हमें टाइमली खाना मिलेगा तभी तो हम फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, तभी हम अपने बहुत सारे कामों को कर पाएंगे। तो मोटिवेटर भी क्या है, एक तरीके का टेक्निक्स है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो अपने बहुत सारे कामों को सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कर पाए। द नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना। मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। Motivation is an internal feeling such as urge, drives and desire which means it cannot be forced on employee। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना इसीलिए है क्योंकि ये इनर फीलिंग है, ये इंटरनल है,
इन मतलब अंदर से रिलेटेड है। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हम कितना भी मेकअप कर ले हमारा बॉडी वीक ही नजर आएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से खाना नहीं खा रहा है या पानी नहीं पी रहा है और वो टाइम टू टाइम मेकअप करता चला जा रहा है, क्या उसका जो बॉडी है या जो उसका फेस है क्या वो एक्टिव दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि उसे इन अंदर से जो ताकत चाहिए, जो अंदर से एनर्जी चाहिए, वो तो उसको नहीं मिल रहा है। अगर उसे टाइम पे खाना मिले फिर वो क्रीम पाउडर लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसका ब्यूटी इंक्रीज करेगा। उसी प्रकार अगर हमें चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय काम करे तो हम उसको मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फीलिंग है, वो अंदर से आता है, तभी हमारा एम्प्लॉय अपना 100% देने पर होगा, अन्यथा वो नहीं देगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को फोर्सफुली काम करवाएं, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में या वैसे इन्वायरमेंट में काम करवाए जिसे उसे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या वो खुशी खुशी काम करेगा? नहीं करेगा। क्या वो अपनी मर्जी से काम करेगा? नहीं करेगा। वो भले ही अपना परफॉर्मेंस दे दे लेकिन वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ये बोलता है पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, पीपल जो है एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करे सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। अगर हमारे पास हमारा गोल नहीं होगा या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारे सामने नहीं होगा तो हम उसके अनुसार अपने एफर्ट्स को नहीं लगाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, जिनके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, जो लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा और बहुत कुछ करना है, वही लोग होते हैं जो अपने गोल, अपने टारगेट और अपने एम तक रीच करते हैं। अगर एक स्टूडेंट है और उसने सोच लिया है कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो वो अपनी सारी एनर्जी को, सारे एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में पुट करेगा और उसी डायरेक्शन में वो काम करेगा जहां पे वो अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर करे। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड होगा, या फैमिली या फ्रेंड्स या टीचर्स के द्वारा उसको मोटिवेशन मिला होगा। उसी प्रकार अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय हैं, अगर वो मोटिवेटेड हैं, उनको पता है कि हमने ये काम करना है, हमने इस काम में अपना 100% परफॉर्मेंस देना है, तभी वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। ओके।